हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप देखिए, अभी उत्तरकाशी में जो घटना हुई, आप सभी उससे परिचित होंगे। जो लगातार 6 टनल धंस गई हैं, जो आपने देखा होगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, जिसमें 40 लोगों की जिंदगियां फंसी हुई हैं इस समय। तो उसमें हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है। घटना है, इससे आप लोगों को जानना चाहिए कि आप देखिए न्यूज़ के माध्यम से किस तरीके से लगातार हमारी सरकारें भी प्रयासरत हैं। आज लगभग 6 से 7 दिन हो चुके हैं जहाँ पे 40 जिंदगियाँ वहाँ पे फंसी हुई हैं। तो ये एक चीज़ पे आपको जानना चाहिए और इसके बारे में एक क्लास आपकी लेंगे जिसमें पूरा चीज़ बताएंगे, कैसे सुरंग थी, कैसे ये हादसे हुए। तो एक क्लास इस पे बाकायदे पूरा अच्छे तरीके से, वहाँ का भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। फिलहाल आज का जो हमारा विषय है, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 1857 का विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है, आप इनको एक अपने लाइफ के तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे अंग्रेजों का क्या था, वो कई अटेम्प्ट्स करते थे। हो जैसे मान लीजिए कहीं पे युद्ध उन्होंने किया, मान लीजिए पहली बार में जीत गए तो बहुत अच्छा, यदि हार गए तो तुरंत संधि कर लेते थे। संधि कर लिए, मान लिए कोई राज्य कमजोर है तो वहाँ सहायक संधि है, व्यपगत की नीति है, कई सारी चीज़ों के माध्यम से शोषण करने का वो प्रयास करते थे और अंततः वो सफल होते भी थे। आप देखिए, जो आज का जो 1857 का विद्रोह हमारा विषय है, कोई ये एक दिन का तत्कालिक कारण नहीं था। इसके पीछे लंबी एक संघर्ष था जो धीरे धीरे करके 1857 की क्रांति में तब्दील हो गया। हुआ क्या था, तत्कालीन कारण तो थे कि जो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था, वो सारी चीजें थी, लेकिन इसके पीछे कई थे। जैसे आप देखिए, कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया, बुलियनवाद जो था, सती प्रथा। उस समय तो सती प्रथा का महत्व था और अंग्रेज उस समय उसको समाप्त कर रहे थे, तो उस परिस्थिति में लोग उस वहाँ विरोध कर रहे थे। तो कई सी चीज़ें थी। तो हम आज सभी कारणों पे चर्चा करेंगे। इनके असफलता की, जो 1857 के विद्रोह की असफलता है, उनके कारणों पे चर्चा करेंगे और इसके क्या परिणाम हुए। साथ ही सहायक संधि क्या थी, जो अभी नाम कई बार आएगा इसलिए उसको भी हमने लिया है, और आपकी जो व्यपगत का सिद्धांत था। तो ये सारी चीज़ों पे आज हम पूरी डिस्कशन करेंगे और 1857 की क्रांति से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपके इस क्लास से पूरा निकल आएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट दिया करिए। ठीक है, तो और आपको मान लीजिए कोई करंट की चीज़ें हैं जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप उस पर भी कमेंट किया करिए, तो हम उस पर वीडियोस बना के आपको देंगे। ठीक है, चलिए हम अपने फिलहाल विषय पे चलते हैं। आज जो हमारा विषय 1857 का विद्रोह हुआ कब था, तो लॉर्ड कैनिंग उस समय जो थे, उनके समय काल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के। इसके जो राजनीतिक कारण क्या थे, हमने कई चीज़ों में इसको कैटेगराइज किया, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और तत्कालिक कारण। ठीक, तो राजनीतिक कारण में क्या थी, ब्रिटिश शोषणकारी नीतियां। जो इनकी शोषणकारी नीतियां थी, जिस तरीके से ये हमारे किसानों का शोषण करते थे, जमींदारों के माध्यम से, जो हमारी भू राजस्व व्यवस्था थी, साथ ही जो हमारा बुलियनवाद थे, वो सारी चीजें करते थे। साम्राज्य विस्तार करना, जैसे सहायक संधि के माध्यम से, व्यवगत के सिद्धांत माध्यम से, इन सब तरीके से ये हमारा साम्राज्य विस्तार करते थे। देखिए नेक्स्ट है सहायक संधि और व्यवगत का सिद्धांत। इन सभी चीज जो थे वो राजनीतिक कारण थे, जिससे जो भारतीय जनता थी उसमें आक्रोश उत्पन्न हो गया। क्योंकि आप कोई भी क्षेत्र में जाओ और वहां पे अपनी ही चलाइए, आप वहां पे गए हो व्यापार करने के उद्देश्य से, जब वहां शोषण करने लगिए तो एक समय के बाद लोगों का आक्रोश फूटेगा और वही फिर धीरे धीरे 1857 की क्रांति में तब्दील होता है।
नेक्स्ट है प्रशासनिक कारण पे यदि बात करें तो कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार था। कंपनी का जो प्रशासन था उसमें भ्रष्टाचार था। भारतीयों को एक तरह से शोषण की तरह उनका प्रयोग करते, एकदम शोषित कर देते थे उनको। न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने लगे थे ये आते ही, ये भी एक कारण था रोष का। नेक्स्ट अब भारतीय अधिकारियों से भेदभाव करते थे, जो भारत के अधिकारी थे और जो ब्रिटेन में, तो उनमें भेदभाव ये रखते थे। साथ ही जो सैनिक भेदभाव थे, इसमें सैनिक विद्रोह भी हुआ था। जो भारत के थे उनको सिपाही और जो ब्रिटेन के थे उनको सैनिक कहते थे, उनके वेतनों में अंतर करते थे, तो इसलिए एक सैनिक विद्रोह भी इसी में हुआ था। जो भारतीय थे उनको सिपाही और उनके वेतन भी कम रखते थे, और जो ब्रिटेन के थे उनको सैनिक कहते थे और उनके वेतन में भी बढ़ोतरी रखते थे। मतलब एक ही पद एक ही चीज थी, तो वह उसमें वेतन भी असमान था और लोगों को, मतलब सैनिक बोलते थे वहां के लोगों को ब्रिटेन के, और जो भारतीय थे उनको सिपाही कहते थे। नेक्स्ट था सामाजिक विद्रोह, श्वेत विद्रोह। इसमें क्या था, ये नस्ल एक तरह से जो गोरे और कालों का भेदभाव करते थे, ऐसा इनका था। साथ ही ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करते थे। नेक्स्ट था इसमें इसमें नस्ल आधार पर भेदभाव करते थे। सती प्रथा पर समाप्ति, जो सती प्रथा जैसे कि हमने पहले ही बताया, उस समय बहुत ही महत्व था इसका। जब इसका उन्मूलन किया जाने लगा था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, तो लगातार विद्रोह बढ़ने लगा, क्योंकि लोग उस समय, आस्था थी भाई, आपकी किसी चीज पे आस्था है और आपकी आस्था पे यदि प्रहार किया जाए तो आप विद्रोह कर देंगे। नेक्स्ट था धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। यदि कोई 1850 का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम था, उसमें था कि यदि कोई ईसाई धर्म को ना अपना रहा हो तो उसको उसकी संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा, और यदि कोई अपनाया हुआ है तो उससे वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट था आपका भारतीय धर्मों के साथ संघर्ष। भारतीय के जो भारत के धर्म थे, जो ईसाई धर्म थे वो तो अलग थे, उनका भारतीय धर्मों से लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता था, संघर्ष हो रहा था। तो ये सभी आपके सामाजिक कारण है। अगला है आर्थिक कारण। कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। अब वाणिज्यीकरण जब हो गया तो क्या होता था, वाणिज्यीकरण से क्या था कि इनका जैसे नील की खेती थी, किसानों को नुकसान हो रहा था, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती कृषि कराते थे। क्यों? जो नील की खेती होती थी उससे किसानों को दिक्कत ये थी कि जो आपकी जो भूमि थी वो बंजर हो जाती थी। जब नील की खेती होती है तो भूमि उससे क्या होती है, बंजर हो जाती है, फिर खाद्यान्न जो फसलें हैं वो नहीं लग पाती। लेकिन जबरदस्ती अंग्रेज भारतीयों जो किसान थे उनसे नील की खेती कराते थे, और नील की खेती कराते भी थे तो जो उनको दान दिया जाता था खेती के बदले, वो भी एक तरह से न्यूनतम, मतलब उनकी जो लागत आती थी वो भी नहीं निकल पाती थी, तो इससे उनमें आक्रोश बढ़ रहा था, नुकसान हो रहा था। नेक्स्ट है ब्रिटिश भू राजस्व नीति। जैसा कि हमने पहले ही बताया, एक वीडियो भी है, आप में देखिएगा उस क्लासेस में, जो ब्रिटिश भू राजस्व नीति थी, चाहे वो रैयत वाली व्यवस्था हो, इजारेदारी व्यवस्था हो, महाल वाली व्यवस्था हो, या स्थायी बंदोबस्त हो, ये सभी जो नीतियां थी सिर्फ शोषण का ही एकमात्र उद्देश्य था। इनका एकमात्र उद्देश्य था कि ब्रिटिश राजस्व, ब्रिटिश जो सत्ता है उसको अधिक से अधिक धन का अर्जन हो, और भारत के किसानों का शोषण हो रहा था, उससे इनको कोई मतलब नहीं था। चाहे वो आप स्थायी बंदोबस्त में जमींदार के माध्यम से हो रहा हो, रैयत वाली व्यवस्था में अंग्रेज अधिकारी के माध्यम से, या महाल वाली व्यवस्था में गांव के मुखिया के माध्यम से, किसानों का शोषण ही हो रहा था। टोटल ओवरऑल इसमें शोषण ही किया जा रहा था। नेक्स्ट बात करें बुलियनवाद। बुलियनवाद में क्या होता था, पहले क्या था कि अंग्रेज वहां से ब्रिटेन से धन लेके आके यहाँ पे व्यापार करते थे। जब इन्हें 1757 के बाद प्लासी और फिर बक्सर के बाद इन्हें व्यापार के एक तरह से अनुमति मिली, तो ये क्या करते थे, धीरे धीरे यहाँ कब्जा करे, और कब्जा करने के साथ ही, जैसे आपको पता होगा बक्सर के युद्ध के पास इन्होंने जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी, तो जब ये कब्जा करने लगे तो कब्जा करने के साथ ही जो यहाँ की जो चीजें थी उसी से कर वसूलते थे, और वहाँ यहाँ पे कर वसूल करके जो चीजें खरीदते थे उसको ब्रिटेन भेज देते थे। मतलब व्यापार जो था वो एक तरफा होने लगा था। पहले था कि बुलियन यानी वहां से लेके आते थे तो व्यापार होता था,
लेकिन जब यहीं पर विजिट हो गया था क्षेत्र इनके पास, तो वहीं से कर संग्रह करके और यहाँ से जो अच्छे अच्छे वस्तुएं थे उसको ब्रिटेन स्थानांतरण कर दे रहे थे। ठीक है, तो इससे भारत का जो क्षेत्र था उसका पतन हो रहा था। नेक्स्ट था भारतीय संसाधनों का दोहन। जो भारत के संसाधन थे उनका सिर्फ दोहन किया जा रहा था। भारत के जो हमारी, चाहे आप मिल को देख लीजिए, जो जूट मिल्स थी, सारी चीजों का केवल इन लोग दोहन कर रहे थे। और जो ब्रिटेन था वहां पे उसको समृद्ध बनाने के लिए भारत से केवल दोहन की ही प्रणाली शुरू किए थे। नेक्स्ट था मध्यम वर्ग का शोषण, मजदूर वर्ग का शोषण करना, जैसा कि हमने अभी पहले ही बताया था। नेक्स्ट है आपका हस्तशिल्प, दस्तकार, शिल्पकार समाप्त हो गए थे। जैसे इनका क्या था कि जब इनके इंग्लैंड की क्रांति हुई तो वहां पे कई चीजें उभर के आने लगी, मशीनीकृत उद्योग शुरू हो गए। तो उससे क्या होता था, वो वहां से चीजें लाते थे और यहाँ महंगे रेट पे बेचते थे। उससे क्या था कि जो हमारे भारत के हस्तशिल्प थे, दस्तकार थे, बुनकर थे, उन सभी लोगों का पतन होने लगा, रोजगार उनके समाप्त होने लगे, छिनने लगे। क्योंकि यहाँ पे इतनी मेहनत करने के बाद जो चीजें बनती थी उससे कम समय में वहां पे मशीनीकृत व्यवस्था थी और वो ज्यादा अच्छी चीजें बन जाती थी वहां की। तो इससे यहाँ पे उद्योग पतन होने लगा, रोजगार पतन होने लगा। नेक्स्ट था आयात और निर्यात में भेदभाव। जो निर्यात था वो बड़े स्तर पे करते थे, ठीक है। निर्यात जो करते थे चीजें यहाँ से, उस पर टैक्स नहीं लेते थे, बहुत नाम के ना। लेकिन जो वस्तुएं आयात करते थे, ये जो भारत से आती थी, उस पर टैक्स बहुत ज्यादा था। मतलब कि भारत में आ रही है तो भारत उस पर टैक्स देगा, और जो वस्तुएं निर्यात करते थे उस पर टैक्स बहुत कम था। ठीक है, आयात और निर्यात में ये बहुत भेदभाव था इनका। ठीक, इस नेक्स्ट था धार्मिक कारण। वेल्लोर विद्रोह हुआ था। आपको पता होगा उस समय जो हमारे लोग थे बहुत धर्म को मानते थे। इसमें था कि जो सिख विद्रोह है वो पगड़ी है, टीका है और तिलक लगाते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा तिलक नहीं लगाएंगे, तो उसी को लेके विद्रोह हो गया था। कौन सा था, तो वेल्लोर का विद्रोह हुआ था 1806 में। नेक्स्ट है आपका 1824 का धार्मिक विद्रोह। हुआ क्या था इस समय, समुद्र पार नहीं करेंगे। म्यांमार में उस समय जाना था सैनिकों को, वहां पे सेना को, लेकिन जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने कहा हम समुद्र पार नहीं करेंगे, तो उसको लेके विद्रोह हो गया था। ध्यान रखिएगा, धार्मिक विद्रोह था। यदि हम बात करें तत्कालीन कारण क्या थे जो 1857 का विद्रोह हुआ, तो देखिए 29 मार्च 1957 को, 1857 को मंगल पांडे ने जो चर्बी युक्त कारतूस था, इनको पता चला था एक अंग्रेज के माध्यम से कि ये चर्बी युक्त कारतूस जो सुअर की चमड़ी और गाय की चमड़ी से बना हुआ है, जिसको दांत से खिंचवाते थे, तो मंगल पांडे इसका विरोध किए कि हम चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, साथ ही अंग्रेजों ने इनको कहा कि आप अनुशासनहीनता करते हैं। साथ ही जो इनकी रेजिमेंट थी 34वीं रेजिमेंट, उसको भंग कर दिया। ठीक, लेकिन इसके पूर्व एक और विद्रोह हो चुका था जो बहरामपुर में हुआ था। ये तो हुआ था 29 मार्च 1857 को। उसके पहले 26 फरवरी 1857 को हुआ था बहरामपुर में। वहां पर भी कहा गया था हम चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, लेकिन हुआ क्या, जब मंगल पांडे ने जब देख लिया तो इन्होंने कि जब सुअर की चर्बी और कारतूस, इसमें था क्या कि जो इसका प्रयोग नहीं करने पे इसमें मंगल पांडे ने विद्रोह किया कि हम नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इसमें जो दो व्यक्ति थे अंग्रेज, सार्जेंट ह्यूटन और लेफ्टिनेंट बाग। कौन थे, सार्जेंट ह्यूटन, नाम याद रखिएगा, और लेफ्टिनेंट बाग, इन दोनों की हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो आप सोचिए अंग्रेज जो थे बौखला गए। एक साधारण सा सिपाही के द्वारा दो अंग्रेज व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। तो इन लोगों ने क्या किया कि 8 अप्रैल, ध्यान रखिएगा डेट, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई, मंगल पांडे जी को। जब फांसी दे दी गई तो विद्रोह और बढ़ गया। हुआ क्या कि 31 मई को क्रांति होनी थी। 31 मई 1857 को क्रांति होनी थी, क्योंकि इतनी सारे अंग्रेजों ने इतना शोषण कर लिया था कि लोग ऊब चुके थे और क्रांति होनी थी। लेकिन ये क्रांति आनन फानन में 10 मई 1857 को हुई। मतलब होनी थी कब, 31 मई 1857 को हुई। कब, तो 10 मई 1857 को। इसमें क्या हुआ कि 24 अप्रैल को जो सैनिक चर्बी कारतूस के प्रयोग से मना किए थे,
उसमें इन्होंने क्या किया था कि 85 सैनिकों को उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया, 10 वर्ष की सजा सुना दी गई। तो इन सभी को देखते हुए तुरंत विद्रोह शुरू हो गया। जो 31 मई को होना था वो 10 मई को ही हो गया। ठीक, फिर उसमें अंग्रेजों ने अपना पूरा प्रयास किया। धीरे धीरे करके इन्होंने 20 सितंबर, कब 20 सितंबर 1857 को विद्रोह को अंततः इन्होंने दबा लिया। ठीक, अंग्रेजों ने अंततः विद्रोह को दबा लिया। तो ये था आपका विद्रोह। ठीक, साथ ही यदि हम बात करें विद्रोह में कहाँ से कौन लोग नेतृत्व कर रहे थे, लीडर कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा जो झांसी से थी वो महारानी लक्ष्मीबाई थी, मेरठ से आपके थे कदम्ब सिंह, इलाहाबाद से आपके लियाकत अली, बिहार से कुंवर सिंह। आपको पता होगा कुंवर सिंह बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति, इनकी उम्र लगभग 70 से 75 वर्ष के आसपास की रही होगी। अंग्रेजों के इन्होंने पसीने छुड़वा दिए थे, मतलब इतना, एक हाथ इनका जब कट गया उसके बाद भी इन्होंने इस अंतिम क्षण तक, जब तक इनके प्राण नहीं निकले, लगातार अंग्रेजों के इन्होंने पसीने छुड़वा के रख दिए थे। तो ये कुंवर सिंह थे बिहार के। अगला है गोरखपुर के गजाधर सिंह। मथुरा के कौन थे, तो मथुरा के आपके देवी सिंह। संभलपुर के कौन थे, तो संभलपुर के आपके सुरेंद्र भाई। सुल्तानपुर के कौन थे, तो इनके थे शहीद हसन। वहीं असम की बात करें तो मनीराम दत्त ने नेतृत्व किया था असम का। अगला है आपका कानपुर का, तो नाना साहेब थे। जोधपुर का तो ठाकुर कुशल सिंह। लखनऊ का बेगम हजरत महल। और बरेली का खान अब बहादुर खां। एक बार फिर से सुनिएगा, मेरठ का किसने किया था, तो मेरठ के कदम्ब सिंह। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद का लियाकत अली। कानपुर का नाना साहेब। साथ ही असम का मनीराम दत्त। मथुरा का देवी सिंह। गोरखपुर का गजाधर सिंह। और आपका बिहार का कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। बरेली का खान बहादुर खान। लखनऊ का बेगम हजरत महल। और जोधपुर का ठाकुर कुशल सिंह। असम का मनीराम दत्त। तो इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कहाँ किसने नेतृत्व। ओडिशा का तो उज्ज्वल शाही और सुरेंद्र शाही ने नेतृत्व किया था। अगला है राजस्थान का, तो जय हरदयाल और हरदयाल, इन लोगों ने नेतृत्व किया था। अब यदि हम बात करें इतना कुछ होने के बाद 1857 हर जगह पे विद्रोह हुआ, इसकी असफलता के कारण क्या थे पूछता है, तो आप याद रखिएगा इसकी असफलता के कारण में सबसे पहला कारण ये था कि ये विद्रोह जो था वो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित नहीं था। ठीक, इसमें राष्ट्रीय हित का अभाव था, बल्कि अपने हित का प्रभाव था। राष्ट्रीय हित का अभाव और अपने हित का प्रभाव, यानी राष्ट्र सर्वोपरि ना होकर अपना स्वयं का हित सर्वोपरि था। सबसे पहला कारण था ये। आप देखिए, इसलिए जैसे झांसी की रानी जो थी उन्हें गोद के लिए मना कर दिया गया था, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। नाना साहब की पेंशन बंद हो गई थी, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। कुंवर सिंह जी की जो जमींदार थे उनको जमींदारी उनकी छिन रही थी, इसलिए उन्होंने आंदोलन में शामिल हुए। इसी तरह आप किसी को भी देख लीजिए तो सबके अपने पर्सनल हित थे, कोई राष्ट्र हित पे नहीं था। यदि सबका एक हित होता कि हमें इन्हें उखाड़ फेंकना है अंग्रेजों को, तो यार बहुत दूर बड़ी बात नहीं थी। 1857 का विद्रोह इतना शक्तिशाली हो चुका था कि अंग्रेज उखाड़ फेंक दिए जाते हैं यहाँ से, लेकिन सबके अपने हित थे तो नहीं हो पाया। नेक्स्ट यदि बात करें हम, तो विद्रोह निश्चित तिथि को प्रारंभ नहीं हुआ। निश्चित तिथि होती है जब किसी चीज पे आप बात करें कि इस डेट पे हमें कार्य करना है, तो वो प्रभाव अलग होता है। और तत्काल अचानक से शुरू हो जाए, जैसे इसकी तिथि थी क्या 31 मई 1857, और प्रारंभ कब हुआ तो 10 मई 1857। तो आप देखिए, जब तिथि ही डिसाइड नहीं थी, अचानक शुरू हो गया, तो लोग समझ ही नहीं पाए बहुत से लोग। नेक्स्ट बात करें तो शस्त्रों का अभाव था। बात सही है, उनके पास अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस थे, शस्त्र की थे, और यहाँ पे शस्त्रों की अभाव था। अगला बात करें, नेतृत्व क्षमता की कमी थी। एक लीडर नहीं था जो सारे आंदोलन का प्रमुख नेता हो। सबके अपने हित आपस में थे, सब अलग ही अलग लड़ रहे थे। कोई एक लीडर नहीं था जो पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर सके। नेक्स्ट है जन समर्थन का अभाव। सबके अपने हित थे तो लोग भी नहीं शामिल हुए जब सब अपने पर्सनल हित से लड़ रहे थे। अगला बात करें तो देशी रियासतों और सामंतों की गद्दारी। जो देशी रियासतें थी, राजे रजवाड़े थे, सामंत थे, वो भारत के ही विरुद्ध होने लगे थे, ये अंग्रेजों के समर्थन में थे, तो इनकी गद्दारी भी एक बहुत प्रमुख कारण है।
वही बात करें उद्देश्यों का अभाव, उद्देश्य ही नहीं क्लियर थे कि हमारा विजन क्या है। सबके अलग अलग विजन्स थे, कोई एक विजन नहीं था, लक्ष्य निर्धारित नहीं थे। और जब तक लक्ष्य निर्धारित ना हो, इससे आपको जीवन में भी सीखना चाहिए, यदि जब तक लक्ष्य निर्धारित ना हो तो आपकी जिंदगी में भी भटकाव रहेगा। और वही आपको 1857 की क्रांति में देखने को भी मिला है। नेक्स्ट बात करें तो भविष्योन्मुखी योजना का अभाव, भविष्य की कोई योजना ही नहीं थी कि आगे का प्लान कैसा होगा, कैसे तैयारी की जाएगी, कैसे आंदोलन होंगे, कैसे नेतृत्व होगा। उन सभी चीजों के अभाव के परिणाम स्वरूप ही ये विद्रोह असफल हो गया। लेकिन इस विद्रोह तो असफल हुआ, लेकिन इसके कुछ परिणाम थे। वो परिणाम क्या थे वो भी ध्यान रखिए। मुगल सत्ता पूर्णतः समाप्त हो गई। इतने समय से मुगल सत्ता जो थी वो पूर्णतः समाप्त हो गई। जो ब्रिटिश शासन था, जहां पे कंपनी का शासन था वो समाप्त हो गया। अब जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। ध्यान रखिएगा, अब शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया। साथ ही क्या हुआ, व्यपगत की नीति समाप्त हो गई थी। क्या हुआ था, व्यपगत की नीति समाप्त हो गई। आगे हम बताएंगे कि व्यपगत की नीति क्या होती है। तो व्यपगत की नीति समाप्त हो गई थी। साथ ही सरकार को, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने भारतीय मामलों में हस्तक्षेप समाप्त हो गया था। भारतीय नरेशों को गोद लेने की सहमत समाप्ति हो गई। जो भारतीय नरेश थे उनको जो गोद लेने की प्रथा थी उसको समाप्त किया गया। साथ ही जो क्या थे, जातिगत रेजिमेंट बनाई गई कि जातिगत रेजिमेंट हो, अपना एक नेतृत्व कर सके। तो ये सारी चीजें थी, याद रखिएगा परिणाम। ठीक, अब हम बात करें कि सहायक संधि क्या होती है और व्यपगत का सिद्धांत। जो सहायक संधि थी उसको लाया था लॉर्ड वेलेजली ने। किसने लाया था, लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में। कब, 1798 में। इसमें देखिए लॉर्ड वेलेजली आया, इसमें तीन चीज थे। सबसे पहला क्या था कि राज्यों को, जो राज्य थे उनको एक प्रतिनिधित्व हम नियुक्त करेंगे। अंग्रेज कहते थे कि राज्यों में एक अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त करेंगे। जो और राज्य को, नेक्स्ट इन्होंने कहा कि राज्य को हम सुरक्षा देंगे, लेकिन जो पैसा होगा वो राज्य अपने से देगा। मतलब जो राजा थे उन्होंने अपनी संप्रभुता एक तरह से बेच दी। बताइए आप, कि पैसा हम ही देंगे। आप एग्जाम्पल देखिए, सोचिए, जैसे हमारी कोई सुरक्षा करेगा, जैसे मान लीजिए हम कहें कि हमारी अंग्रेज आके सुरक्षा करें और पैसा भी हमसे लें, तो भाई मेरा जिससे मन होगा हम उससे सुरक्षा लेंगे ना। किसी व्यक्ति और से किसी बंधन में क्यों रहेंगे हम, पैसा भी हम दें और हमारी सुरक्षा भी कोई अदर व्यक्ति ही करे। हम अपने स्वतंत्र इच्छा से जिसको चाहे सुरक्षा के लिए लगा सके। तो सोचिए आप, ये हुआ। साथ ही क्या था, जिन्होंने कहा कि जो राज्य हैं वो संबंध सिर्फ हमसे बनाएंगे, अंग्रेजों से ही संबंध बनाएंगे, बाकी किसी से नहीं बनाएंगे। यदि बनाए तो हमसे पूछ के बनाएं, हमारी अनुमति लें, बिना अनुमति के नहीं बनाएं। तो ये चीजें थी इनके साथ। इन्होंने जो इसके तहत कई चीजों का इन्होंने अधिग्रहण किया था। ठीक, इसमें देखिए 1831 में इन्होंने सबसे पहले मैसूर का अधिग्रहण किया। ध्यान दीजिएगा, पूछता है सबसे पहले किसका अधिग्रहण हुआ था। तो 1831 में मैसूर का, 1834 में कुर्ग का हुआ था अधिग्रहण। ठीक, 1834 में ही आपके कछार का हुआ था। 1835 में दार्जिलिंग का अधिग्रहण और 1845 में आपका सिंध का अधिग्रहण हुआ था। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट बात करें कि व्यपगत का सिद्धांत लाल डलहौजी ने लाया। इसमें भी तीन चीजें थी, युद्ध, कुप्रशासन और गोद निषेध। इसमें क्या कहा गया था युद्ध वाले में, कि जिनके दत्तक पुत्र हैं या जिनके पुत्र हैं वो पुत्र दत्तक पुत्र लेने की अनुमति होगी कि नहीं होगी, वो अपना निर्णय कर सकते हैं। ठीक, ले सकते हैं। इनके लिए कहा था कि जो युद्ध में है, ध्यान से सुनिएगा, वो दत्तक पुत्र ले सकते हैं। कुप्रशासन वाले में कहा था कि यदि दत्तक पुत्र लेना है, यानी गोद पुत्र नहीं और दत्तक पुत्र लेना है, तो हमसे अनुमति लेंगे। और अनुमति हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। हमसे मतलब वायसराय से, आपको पता होगा ना 1858 के बाद वायसराय आ गया था। तो इन्होंने कहा हम वायसराय से अनुमति ले सकते हैं और वायसराय जो है अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। लेकिन जो कुप्रशासन पे बात की, तो जो गोद निषेध पे बात किया था, कुप्रशासन में तो दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, निर्भर करेगा वायसराय पे। लेकिन कुप्रशासन वालों में कहा था कि आप गोद निषेध नहीं ले सकते। ठीक है,
तो इसी के तहत सबका अधिग्रहण शुरू कर दिया इसने। आइए सबसे पहले हम बात करें युद्ध के आधार पर किसको किसको लिया था। तो पंजाब आपका और वर्मा, जो आंग्ल पंजाब युद्ध हुए थे उसके तहत पंजाब को शामिल किया गया 1848 में, और जो आंग्ल बर्मा युद्ध हुए उसके तहत 1852 में वर्मा को युद्ध के आधार पे मिला लिया गया। नेक्स्ट है कुप्रशासन के आधार की, प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा, तो कुप्रशासन के आधार पे अवध को 1856 में अंग्रेजों ने विलय कर लिया। अब आया है गोद निषेध। इसमें बहुत सारे थे जिनको अनुमति ही नहीं दी, जिनके खुद के पुत्र नहीं थे और अनुमति दी नहीं थी, इसलिए उनका विलय कर लिया। तो सबसे पहले पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, सतारा का सबसे पहले हुआ था 1848 में, संभलपुर 1849 में, जयपुर आपका 1849 में, बगाहत 1850 में, उदयपुर आपका 1892 में, झांसी 1853 में और रामपुर 1854 में। एक बार फिर से सुनिएगा, सतारा आपका 1848 में, जयपुर आपका 1849 में, बागाहट आपका 1849 में 1850 में, संभलपुर 1849 में, झांसी 1853 में, रामपुर 1854 में, उदयपुर 1852 में। एक बार फिर से सुनिएगा क्योंकि पूछता है, इसलिए रिपीट एक बार कर लीजिए, ध्यान से रिवीजन कर लीजिए। सतारा 1848 में, संभलपुर 1849 में, बगाहट 1849 में, ठीक, झांसी 1853 में, उदयपुर आपका 1852 में, बगाहट 1850 में, रायपुर आपका 1854 में और झांसी 1853 में। तो ये सभी चीजों को जो थे उनको कुप्रशासन के आधार पर विलय कर लिया गया। तो ये सारी चीजें थी जिससे आक्रोश बढ़ा और 1857 की क्रांति आई। अब आइए कुछ इतिहासकारों पे बात कर लें जिन्होंने इस क्रांति को क्या क्या नाम दिया, पूछ लेता है कभी कभी। देखिए, जो भारतीय इतिहासकार थे उसमें है एस.एन. सेन। उन्होंने कहा था ना तो ये राष्ट्रीय है, ना प्रथम है, ना ही सैनिक विद्रोह है। जो ये 1857 की क्रांति है, ये ना तो प्रथम है, ना सैनिक है, ना ही राष्ट्रीय विद्रोह है। अगले है पी.सी. रॉय। इन्होंने कहा था कि ये शोषित और शोषक के मध्य का युद्ध है। पी.सी. राय जी ने कहा ये शोषित और शोषक के मध्य का युद्ध है। अगला है वी.डी. सावरकर। इन्होंने कहा ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वी.डी. सावरकर जी ने कहा, क्या कहा था 1857 के विद्रोह के लिए, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। वही बात करें अंग्रेजी इतिहासकार की, तो टी.आर. होम्स ने कहा था ये बर्बर और सभ्य, मतलब जो अंग्रेज हैं वो सभ्य हैं और जो भारतीय हैं वो बर्बर हैं, मतलब भारतीयों को बर्बर इन्होंने कहा था। फिलहाल बर्बर और सभ्य के मध्य का ये युद्ध था। किसने कहा था? तो टी.आर. होम्स ने। रीज महोदय ने क्या कहा था? ये धर्मांध और ईसाइयों के मध्य का युद्ध है, धर्मांध और ईसाइयों के। अगली बात करें शीले ने, इन्होंने कहा था ये एक सैनिक विद्रोह है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सैनिक विद्रोह है इसे। और अगले थे आपके आउट्रम और टेलर। इन्होंने कहा ये हिंदू और मुस्लिम के षड्यंत्र था। इन्होंने क्या कहा? ये हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। तो ध्यान रखिएगा, आउट्रम और टेलर ने क्या कहा था? ये हिंदू और मुस्लिम का षड्यंत्र था। तो ये थे आपके 1857 के विद्रोह की सारी तमाम पहलू, जिसमें उनमें असफलता पे बात की, परिणाम पे बात की, कारणों पे चर्चा की, सहायक संधि क्या होती है, व्यवगत का सिद्धांत क्या होता है, कब आया, साथ ही जो इतिहासकारों की विषय पे बात की, जो भारतीय इतिहासकार और अंग्रेजी इतिहासकार, इन तमाम पहलुओं पे हमने बात की। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट दिया करिए। और यदि पढ़ना है, जैसे आप देखिए आज आपकी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के जो यूपीपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है उसकी आज डेट रिलीज़ कर दी गई है और 7 जनवरी को इसका एग्ज़ाम है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है तो लगातार तैयारी करते रहिए, बहुत जल्दी आपकी आर.ओ. की भी डेट रिलीज़ कर दी जाएगी। तो लगे रहना है, यदि पढ़ना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, वीडियो पे अपने कमेंट दिया करिए यदि पढ़ना है। हर चीज़ कहने से नहीं होती कि पढ़ना नहीं है और बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि जिस तरीके का स्तर चल रहा है एग्ज़ाम का वो अपने आप में डीप जा रहा। और किसी भी टॉपिक को जब हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा पूरा प्रयास होता है उसके बाहर एक भी क्वेश्चन ना जाए, हमारा पूरा प्रयास रहता है।
इसलिए आप वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और वीडियो पे जब आप आया करिए तो अपनी एक पेन और कॉपी लेके बैठा करिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या बताया जा रहा। अभी पढ़ने के बाद एक बार आप घटना चक्र से रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन को उठा के देखिएगा क्या पूछता है एग्जाम में कि नहीं। तो आप इस तरीके से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन विलेक्शन फिर नहीं हो पाएगा। और यदि पढ़ना है तो अच्छे से सीरियस से पढ़िए, मन लगा के, क्योंकि अब आपके त्यौहार वगैरह सब बीत चुके हैं और गति के साथ आप पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, क्योंकि अब बहुत नज़दीक आपके एग्ज़ाम है। और अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन पॉसिबल है, अन्यथा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का स्तर बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। और अब आपको डीपली पढ़ना है, हर चीज़ हवा में नहीं जाएगा अब, क्योंकि एग्ज़ाम की जो डिमांड है उसको फुलफिल करना है, तभी हम सिलेक्शन पाएंगे। आप किसी भी, अभी आपने पेट का देखा होगा या कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, एग्ज़ाम की प्रकृति किस तरीके से, उसका नेचर क्या है पूछने का। तो इसलिए आप पढ़िए और हम इसी तरीके से बहुत रिलेवेंट कंटेंट आपको देते चलेंगे। चलिए फिलहाल अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोग का आभार, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।